हेलो दोस्तों, अभ्यास डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। आज हम हमारी ये जो रिवीजन सीरीज चल रही है, इस रिवीजन सीरीज का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें गवर्नर जनरल और वायसराय। देखिए, गवर्नर जनरल वायसराय को अगर आप एक सेपरेट टॉपिक लेके चलोगे तो आप इससे गलती कर रहे हो। देखिए, इसी सेपरेट टॉपिक में ही हम क्या करेंगे, ना केवल हम गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, बल्कि उनके समय में जो इंसिडेंट हुए हैं ना, उन इंसिडेंट के बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड रखेंगे, उसे रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो मतलब हम जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो इनके समय में इवेंट हुए हैं ना, और मैंने इनके समय में जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं उनको ही लिखा है, सारे नहीं लिखे हैं। ठीक है, और इन पर्टिकुलर एक इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स है उससे क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सॉरी हम उस पर्टिकुलर इवेंट पे जितने भी यहाँ पे इवेंट हैं उनको क्विकली एक बार रिवाइज कर लेंगे और साथ में गवर्नर जनरल को भी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक्सटेंसिव होने वाली है, बट छोटी होगी। ठीक है, ताकि क्विकली आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ अवर जो रिवीजन सीरीज चल रही है फ्री में, वो है एफटेट वालों के लिए। ठीक है, और बहुत ही एक्सटेंसिवली करेंगे। आपको अगर इस क्लास का नोट्स चाहिए तो इस क्लास का नोट्स आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यू कैन विजिट। और फर्स्ट टाइम है तो आप हमारी जीके की, हमने जीके की एफएड का जो मॉडल पेपर है, वो पेपर 1 एंड पेपर 2, उसका जीके और इंग्लिश का हमारा सोल्यूशन वीडियो पड़ा है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा इंसाइट वहां से मिलेगा, थोड़ा ही नहीं मैं कहूँगा बहुत इंसाइट मिलेगा, और आपको अपने एग्जाम की जो ये एफटेट है इसकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको रेफर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि आप उसको रेफर जरूर कीजिएगा। देखिए, अब हम शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखिए, गवर्नर जनरल में सबसे पहले जब हम देखेंगे तो हमें मिलते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग मिलते हैं। और ये क्या थे, वॉरेन हेस्टिंग जो थे ये इंडिया के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। पहले जो ये पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, शुरुआत से ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं चलती थी, पहले गवर्नर जनरल बंगाल चलती थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और गवर्नर जनरल बंगाल से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पहले जो पोजीशन थी, जो वॉरेन हेस्टिंग थे उसमें। और उसमें आपके जो जो तुम्हारे आपके वो हैं, क्या नाम है, अदर जो इनसे पहले गवर्नर जनरल तो आए थे बंगाल, गवर्नर जो बंगाल के आए थे, गवर्नर ऑफ बंगाल। पहले जो पोस्ट चलती थी वो गवर्नर ऑफ बंगाल चलती थी। उसके बाद इसी इसी नाइन जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 के, इसी एक्ट के थ्रू क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल जो गवर्नर बंगाल होते थे उन गवर्नर बंगाल के डेजिग्नेशन को बढ़ा करके गवर्नर जनरल ऐड कर दिया बंगाल को। फिर आगे आप देखोगे तो आगे इनके स्टेटस को और बढ़ा दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, 3 बार स्टेटस चेंज हुआ है, 2 बार स्टेटस चेंज हुआ है। ठीक है, और अभी एक बार फिर स्टेटस चेंज होगा, इन्हें सीधा वायसराय कहा जाने लगेगा। 3 बार स्टेटस चेंज हुआ, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार चेंज हुआ है 1773 के एक्ट के थ्रू। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। ठीक है, और ये वाला चेंज होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आपकी 1850 आपका 8 के थ्रू। ठीक है, तो इसके थ्रू ये चीजें चेंजेस हुई हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस आए हैं इन पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, ये रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही हुआ डेजिग्नेशन में चेंजेस। कौन सा, गवर्नर बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। 17 जो ये, और ये रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही आया। वॉरेन हेस्टिंग का पीरियड कब से कब तक है, 1719 ही क्यों आ रहा है, 1773 से 8085 है। ठीक है, 85 है। अब इसमें क्या और क्या हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिश हुई थी, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई। ठीक है, और क्या हुआ आपके साथ में, एक नया ऑर्गेनाइजेशन इसमें एक्ट किया गया, बनाया गया, जो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे, ये आपकी रेगुलेशन में काम करते थे। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके रेगुलेशन के लिए होती थी। ये जो आपके गवर्नर जनरल थे इनके ऊपर भी रेगुलेशन करती थी। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, यही जो कंपनी होती थी उनको रेगुलेट भी करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट भी इनके समय में ही आया। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट क्या है, तो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट में ही एक नई बॉडी बनाई गई। जो बॉडी थी, पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो चल ही रहा था, अब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल
पॉलिटिकल मैटर्स को देखेगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल मैटर्स को देखेगा। क्योंकि उस समय तक इंडियन जो 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 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पॉलिटिकल भी अफेयर्स देख रही थी, मतलब पॉलिटिकल चीजें भी कर रही थी इंडिया की पॉलिटिक्स में, और इधर उधर की चीजों में भी अटेंशन दे रही थी। कॉमर्शियल तो कर ही रही थी, ईस्ट इंडियन कंपनी थी। कॉमर्शियल जो विंग थी उसे सेपरेट करके एक रेगुलेटिंग बॉडी बना दी गई, दूसरी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और पॉलिटिकल जो विंग थी उसको रेगुलेट करने के लिए दूसरी बॉडी बना दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस पर्टिकुलर पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ठीक है, याद रखिए गा पे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कॉमर्स आपके कॉमर्शियल मैटर्स को, पॉलिटिकल मैटर्स को देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और बाकी और क्या किया गया इनके समय में, इनके समय में एक ये भी किया गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये याद रखेगा। इसकी स्टैब्लिश कब थी, तो 1784 में किसने किया, सर विलियम जोन्स ने किया। ये सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल में। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी, लिटरेचर जो जिन लिटरेचर्स का ट्रांसलेशन होता है संस्कृत या बंगाली से इंग्लिश में या ऐसे वैसे, तो वो इन्हीं सोसाइटीज में ही होता था। तो ये किसने स्टैब्लिश किया, सर विलियम जोन्स ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रख लीजिएगा। अब नया कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस कब से कब तक थे, तो कॉर्नवालिस थे आपके 1786 से 1993। मेरे साथ ये रिवाइज करते चलिए। इन्होंने क्या किया, जब देखिए कॉर्नवालिस के समय में क्या हुआ, कॉर्नवालिस ने गवर्नर बनने के लिए एक शर्त रखी, कंडीशन ये रखी कि भाई मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तभी बनूंगा जब मुझे आप आर्मी का भी कमांड दोगे, मतलब आप आर्मी का भी कमांड। तो इन्हें कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी भी बनाया गया, और साथ में गवर्नर जनरल तो बनाया ही गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बनाया ही गया। तो इन्हें एक साथ दोनों पोजीशन दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी और कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी भी, एक साथ दोनों पोजीशन पहली बार इन्हें दी गई। और इसके बाद फिर सारे वायसरायज को देने जाने, सारे गवर्नर जनरल को दे जाने लगी। परमानेंट सेटलमेंट इनके समय में बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि परमानेंट सेटलमेंट था क्या, तो मैं आपको यहाँ पे क्विकली बताता हूँ। जो 1793 में आया था, 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आया, और वो कौन लेकर आया, तो आपके यही लेकर आए, कॉर्नवालिस। अब ये सेटलमेंट क्या था मैं आपको बताता हूँ। देखिए परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था, आपको पता हो तो इनसे पहले जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, परमानेंट सेटलमेंट नथिंग बट लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। पहले जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था कॉर्नवालिस के आने से पहले, उसमें ऑक्शन कराया जाता था। ठीक है, और ऑक्शन में जो जमींदार लैंड को जितनी ज्यादा बोली लगाते थे उनको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का दे दिया जाता था एक साल के लिए। लेकिन ये सिस्टम ठीक नहीं था, तो कॉर्नवालिस जब आया तो उसने फिक्स कर दिया, परमानेंट कर दिया, या परमानेंट कर दिया, क्या परमानेंट कर दिया, लैंड की ओनरशिप। किसको ओनरशिप दे दी, उसने ओनरशिप दे दी जमींदार को। ठीक है, और उनसे बस यही कह दिया कि हमें फिक्स्ड अमाउंट बस कलेक्ट करके देते जाओ फार्मर्स से, फिक्स अमाउंट कलेक्ट करते। तो यही ये परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में 1793। ठीक है, अब सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किसने किया, तो इन्होंने ही किया, ये बात याद रखिएगा, कॉर्नवालिस। फिर लॉर्ड वेलेजली क्या थे, ये कब से कब थे, 1798 से लेकर के 805 तक आए। ठीक है, अब इनका क्या है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सब्सिडरी अलायंस। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया 1798 में। ठीक है, 1798 में। अब इनका देखते हैं सब्सिडरी अलायंस क्या है। देखिए इसमें ये अलायंस वाला आपको आ रहा होगा ना सिस्टम, तो ये अलायंस क्या है, दिस अलायंस इज एक्चुअली अ ट्रिटी। ट्रिटी किसके बीच में, तो ट्रिटी है ये बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड प्लस जो प्रिंसली स्टेट्स थे। क्या ट्रिटी थी, ट्रिटी ये थी कि भाई उस समय एक राजा दूसरे राजा पे अटैक बहुत करता था, कमजोर राजा जो है जीत नहीं पाता था, और उसको डर रहता था कि हमारी राज्य को न ले लिया जाए। तो ये लोग क्या करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय क्या करती थी, ऐसे कमजोर राजाओं के साथ अलायंस बना लेती थी। कहते थे कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब पर्पस क्या होता था कि प्रोटेक्शन देंगे हम आपको, प्रोटेक्शन के इन रिटर्न में आपसे क्या लेंगे हम, इन टर्न में हम आपसे आपकी सॉवरेंटी ले लेंगे। तो ये सॉवरेंटी ले लेते थे। कैसी सॉवरेंटी लेते थे कि भाई आपके जो एक्सटर्नल और साथ में कुछ इंटरनल डिसीजन जो होंगे आपके राज्य के, वो सब हम लेंगे। तो भाई इस तरह की ट्रीटी थी। तो इस तरह की ट्रीटी को 1798 में, और इस तरह की ट्रीटी से क्या कर रहे हैं वो लोग समझ लीजिए पपेट बना रहे हैं किंग्स को, इंडियन किंग्स को पपेट बना रहे हैं अपना।
एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, तो ये सब्सिडरी अलायंस एक बहुत बड़ा था, ठीक है। तो पहली सबसे पहले इसलिए किसने एक्सेप्ट किया, तो निजाम ऑफ हैदराबाद ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद किसने, मैसूर ने एक्सेप्ट किया 1799 में। ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं सीक्वेंस में रखने में या फिर मैचिंग में पूछ सकते हैं कि एक तरफ ये दे देंगे और एक तरफ इनकी डेट दे देंगे। अवध ने कब किया, 801 में किया, क्या सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट। पेशवा ने 801 में, भोसले ने 803 में, 1803 में किया, 800 में बोल रहा हूँ, 1800, ठीक है, याद रखिएगा। अब लॉर्ड हेस्टिंग, क्या है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग कब से कब तक थे, तो 1813 से 1823 तक थे, ठीक है। इनके समय में क्या हुआ, जो मराठा कॉन्फिडेंसी थी, मराठा कॉन्फिडेंसी, अब देखिए यहीं पे देखिए आपका बेसिक रिवाइज हो रहा है। मराठा कॉन्फिडेंसी क्या थी, तो मराठा कॉन्फिडेंसी एक्चुअली क्या था, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए आपको अगर पता हो तो हम अभी कौन से ईयर को पढ़ रहे हैं, 1870, सॉरी 1813 23। अब आपको अगर इतनी जानकारी हो तो 1770 मतलब औरंगजेब की डेथ के बाद से ही मुगल जो एम्पायर था वो फॉल करने लगा था, ठीक है। राइज कौन कर रहा था, तो राइज कर रहे थे मराठास, तो ये मराठास का समय चल रहा था। तो 1700 के बाद मराठा का समय चलने लगा, राइज होने लगे, तो मराठा राइज कर रहे थे पूरे इंडिया में। अगर ये ब्रिटिशर्स को अपनी एक्सपेंशन करनी है तो उन्हें मराठास को डिफीट करना पड़ेगा, तो मराठास को तोड़ने लगे, मोड़ने लगे, घुमाने लगे। तो अंत में आते हुए लॉर्ड हेस्टिंग जो थे उन्होंने मराठा के पूरे इस कॉन्फिडेंसी थी, इस कॉन्फिडेंसी में कौन कौन ऐड था पता है आपको, कॉन्फिडेंसी में थे भोसले, पेशवा, होलकर, ठीक है, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, मतलब ये सब पर्टिकुलर सब मिल करके एक मराठा की कॉन्फिडेंसी बनाते थे। और इसी कॉन्फिडेंसी, इन्हीं एकता की यूनिटी की वजह से क्या था, इनका पूरा रूल चल रहा था। इन कॉन्फिडेंसी को इन्होंने डिसॉल्व कर दिया, इसने लॉर्ड हेस्टिंग ने, इनके समय में ही हुआ। अब क्रिएशन क्या हुआ, एक इनके समय में एक काम और हुआ कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो हमने देख पढ़ते हैं वो 1818 में इनके समय में बनी। पिंडारीज भाई मराठास को इन्होंने कॉन्फिडेंसेस को ब्रेक कर दिया, उनके जो सैनिक थे वो रोड पे आ गए और धर बेरोजगार हो गए, तो वो फिर पिंडारीज वो करने लगे, मतलब लूट पटोर करने लगे और ये सारी चीजें करने लगे और अंग्रेजों पे अटैक करने लगे, तो ये चीज होने लगी। तो उसकी इन पिंडारीज पे, पिंडारीज इनके समय में हुआ था और इस पे इसको इन्होंने स्ट्राइक भी किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आया जो आपके सीडीएस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और ये आपके अदर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। मैं इसको यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इट्स मीन ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम, व्हाट इज द मीन ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम। जैसे किसने लाया, थॉमस मुनरो ने लाया, जो गवर्नर ऑफ मद्रास। अब ये सिस्टम है क्या, देखिए अभी हमने यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा था, हमने परमानेंट सेटलमेंट में क्या देखा था, परमानेंट सेटलमेंट में हमने देखा था कि यहाँ पे जो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस था उन्होंने लैंड को, ओनरशिप को जमींदार को परमानेंटली दे दिया, हमने यही देखा ना। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपके लॉर्ड हेस्टिंग है, इन लॉर्ड हेस्टिंग ने एक नया सिस्टम लेकर आए हैं, क्या लेकर आए, रईतवाड़ी सिस्टम। और इंट्रोड्यूस किसने किया था, इंट्रोड्यूस किया था मद्रास में, इसे थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था। किसके समय में किया था, तो उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, ये आपके लॉर्ड हेस्टिंग थे। और इंट्रोड्यूस किसने किया, मुनरो ने किया। कहाँ किया, मद्रास में किया। कब किया, 1820। मुनरो कौन थे, तो गवर्नर थे बंगाल के, मद्रास के, सॉरी, ठीक है। अब इसमें सिस्टम क्या था, देखिए इसमें टर्म देखिए, टर्म खुद बोल रहा है कि मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, ये कौन है, ये खुद बोल रहे हैं, अभी देखते हैं। रैयत, अगर आप गूगल करोगे तो रैयत का मतलब पता है क्या आता है, फार्मर्स, फार्मर्स। तो जहां परमानेंट सेटलमेंट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस परमानेंट सेटलमेंट में है, इस परमानेंट सेटलमेंट में है जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक में इंटरमीडिएट है, और दैट इंटरमीडिएट इज जमींदार, ठीक है। यहाँ उस इंटरमीडिएट को हटा दिया गया, यहाँ फार्मर्स से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगी मद्रास में, मुनरो ने एक ऐसा सिस्टम निकाला लैंड रेवेन्यू का जिसमें फार्मर्स डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली लैंड रेवेन्यू देंगे कंपनी को, ठीक है। तभी इसे कहते हैं रैयत, माने फार्मर्स का सिस्टम, रैयत वाली सिस्टम डायरेक्टली देंगे, ठीक है। ये सिस्टम कौन लेकर आया, ये सिस्टम लेकर के आए थॉमस मुनरो मद्रास में, ठीक है, ये याद रखिए। कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ठीक है।
मद्रास में आया था। अब देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1828 एंड 35। समझ लीजिए इसके थ्रू आप मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज कर रहे हो, इंपॉर्टेंट चीजों को। अबोलिशन ऑफ सती, सती अबोलिशन हुई, इसके अगेंस्ट में मूवमेंट किसने चलाया था? तो राजा राम मोहन राय ने मूवमेंट चलाया था, राजा राम मोहन राय ने मूवमेंट चलाया था। ठीक है, ये बात रहेगा। सप्रेशन ऑफ थक्स, थक्स का सप्रेशन कब हुआ था? 1830 में हुआ था। किसने किया था? कर्नल सलीमैन ने किया था। अब रेजोल्यूशन 1835, अब 1835 का ये जो रेजोल्यूशन था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। किस पर्पस में इंपॉर्टेंट था मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लॉर्ड मैकाले आपने सुना होगा। लॉर्ड मैकाले जो था, उसी मैकाले ने ही क्या किया था, 1835 में क्या किया, लॉर्ड मैकाले का एक मिनट आया, उस मिनट में उसने क्या किया, पहली बार इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। पहली बार किसके थ्रू हुआ? लॉर्ड मैकाले मिनट 1835 के थ्रू हुआ, इसके थ्रू रेजोल्यूशन ऑफ 1835 के थ्रू। और क्या हुआ? और साथ में साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, साइंस एज अ सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, अदर सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, पढ़ाया जाने लगा लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चे पहले पढ़ते नहीं थे, लेकिन ऑफिशियली ये चीजें होने लगी, ये चीजें ऑफिशियली होने लगी। ठीक है, अब लॉर्ड डलहौजी, मैं देखिए सीक्वेंस से नहीं चल रहा हूँ, मैंने रखा इनको सीक्वेंस है, लेकिन बीच बीच के कुछ आपको मिसिंग लगेंगे, जैसे 23 के बाद सीधा 28 आ गया, बीच का कहाँ गया? तो बीच का वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी बहुत नाम सुना है आप लोगों ने, इनके समय में बहुत ज्यादा चीजें हुई थी, 48 से लेकर के 56 के बीच में थे। ठीक है, इनकी इस पीरियड को याद रखिएगा। इंट्रोडक्शन क्या किया इन्होंने? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये वही है जो हमने सब्सिडी अलायंस यहाँ पे वेलेस्ली के समय में देखा था, सब्सिडी अलायंस। ये सब्सिडी अलायंस ऐसे ही एक ट्रिटी ये भी है, ऐसे ही एक पॉलिसी ये भी है, जिससे इनका क्या हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था। ठीक है, अब इस ट्रिटी इस पर्टिकुलर पॉलिसी में क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, ये इन लोगों ने ऐसा रूल निकाला कि जिस भी किंग के या जिस भी स्टेट में, प्रिंसली स्टेट में, वहां पे चाइल्ड नहीं है, मतलब कहते हैं कि अडॉप्टेड सन, अगर उनका सन अडॉप्टेड है, तो वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, फादर की प्रॉपर्टी का, अडॉप्टेड सन अपनी फादर की प्रॉपर्टी का वारिश नहीं हो सकता है। आप कहेंगे कि भाई कैसी रविश है, मतलब क्या उस समय इतने स्टेट से, क्या उस समय मतलब बच्चे ही नहीं होते थे क्या? उस समय भी फर्टिलिटी इशू चल रहा था? अरे नहीं भाई, ऐसा मत सोचो, फर्टिलिटी इशू चल रहा था, फर्टिलिटी इशू से ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल खुद कहते नहीं है कि लड़कियां बार बार होती हैं, लड़के नहीं होते हैं, तो लड़के नहीं हो रहे थे, लड़कियां ही हो रही थी, फर्टिलिटी इशू ऐसा कुछ नहीं था। लड़कियां बार बार हो रही थी, लड़के नहीं थे, तो उन लोगों ने अपने वारिस के लिए बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, एक लड़के को। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इस लूप को पकड़ा, और इस लूप को पकड़ने के बाद लैप्स कर दिया, मतलब उसे लैप्स, मतलब जो भी अडॉप्टेड सन को अपना वारिस घोषित करेगा, उसके राज्य को हम एनेक्स कर लेंगे, एनेक्सेशन कर लेंगे, मतलब हथिया लेंगे। ठीक है, ये पॉलिसी निकाली। अब इस पॉलिसी के थ्रू पता है कौन कौन स्टेट्स अंदर आ गए? सतारा 1848 में सबसे पहले यही आया, उसके बाद जैतपुर और संभलपुर इन 1848 में, झांसी 1853 में, आपने सुना होगा झांसी की रानी, 1853 में नागपुर, 1854 में अवध, 1856 में अवध। तो फिलहाल आपकी एनेक्सेशन इसका जो हुआ था वो डॉक्टर सन की वजह से नहीं हुआ था, दरअसल मिस गवर्नेंस की वजह से, मिस गवर्नेंस का जो एक प्रोविजन था उसको लेकर के हुआ था। अब ये चार्ल्स वुड, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, किसने, ये इंपॉर्टेंट है क्या है और कि कब आया, ये इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854। अब इसमें क्या हुआ, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में क्या हुआ, वर्नाकुलर स्कूल्स बनाए गए, मतलब इसी के थ्रू ही पहली बार वर्नाकुलर स्कूल बनाए गए। ठीक है, मतलब यहीं के ही, मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में स्कूल, देश यहाँ की लैंग्वेज में स्कूल बनाए गए, गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट किया गया चार्ल्स वुड डिस्पैच में। ये कब आया? डलहौजी के समय में आया। रेलवेज को पहली बार शुरू किया गया कब? पहली बार कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से लेकर के थाने तक शुरू किया गया। टेलीग्राफ लाइन पहली बार कनेक्ट हुई कहाँ से कहाँ तक? कलकत्ता से लेकर के बॉम्बे, मद्रास एंड पेशावर में इनको बिछाया गया और टेलीग्राफ शुरू हुआ। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सुनते हैं आप, वो पहली बार फर्स्ट टाइम इसी के समय में ही शुरू हुआ। इसने मतलब मॉडर्न, तभी डलहौजी को मॉडर्न इंडिया का बिल्डर कहते हैं। ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, विडो जो रीमैरिज एक्ट है,
वो इनके समय में ही आया। लेकिन अब इसके पीछे एक चीज आपको ये भी याद रखनी है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो रीमैरिज एक्ट है, वो विडो रीमैरिज एक्ट जो विडो रीमैरिज एक्ट है 1856, ये किसके एफर्ट्स से आया, मतलब इसके पीछे बहुत बड़े एफर्ट्स लगे हैं। आपने नाम सुना होगा ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर के एफर्ट से ही क्या हुआ, क्या आया, ईश्वर चंद विद्यासागर के एफर्ट से ही ये पर्टिकुलर एक्ट पास हुआ विडोज की रीमैरिज के लिए, मतलब जो विधवाएं होती थी उनकी दोबारा शादी के लिए ये एक्ट बना। तो ईश्वर चंद विद्यासागर ने वुमेन्स के जो विडो हैं उनके अगेंस्ट में, उनके फेवर में ये मूवमेंट चलाया, तब ये एक्ट पास हुआ। ठीक है, तब ये एक्ट बना और उनके प्रोटेक्शन की बात होने लगी। साथ में डी के कार्वे भी इसमें बहुत बड़े नाम हैं, ये नाम को याद रखेगा, विडो रीमैरिज से जुड़े हुए हैं। अब लॉर्ड कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब ये इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे। तो क्या मतलब इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई या ब्रिटिश रूल खत्म हो गया? नहीं भाई, दरअसल मैंने बताया ना कि ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट खत्म करके उसे अब वायसराय नाम दिया जाने लगा। तो कब दिया जाने लगा, तो उसे 1858 तक के से शुरू हो गया था। ठीक है, और कब तक 1800, दरअसल इनका रूल ही 1862 तक था। तो 1858 से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था उसे वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग है। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, 1857 का रिवॉल्ट हुआ, व्हाइट म्यूटनी भी इन्हीं के समय में हुई। ठीक है, ये याद रखेगा। लॉर्ड लिटन के बारे में भी याद रखेगा। लॉर्ड लिटन 1876 और 1880 के बीच में इन्होंने रूल किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इनके समय में आया। दिल्ली दरबार इनके समय में लगा था। और बहुत इंपॉर्टेंट, जो सिविल सर्विसेज की जो एज थी, रिड्यूस द मैक्सिमम एज लिमिट फ्रॉम 21 टू 19 ईयर्स कर दिया गया। ठीक है, किसकी, आईसीएस की, इंडियन सिविल सर्विसेज की जो एज थी उस समय, उसे 1876 में इनके लिटन के ही समय में इसे घटा करके 21 नहीं 19 कर दिया गया मिनिमम मैक्सिमम। मतलब बच्चा जिस उम्र में यहाँ पर अभी इंटर नहीं करता है, उस उम्र में बच्चे को आईसीएससी एग्जाम दे लेना है। ठीक है ना, ये उस समय चल रहा था। दरअसल इस उम्र को घटा करके इन्होंने अपॉर्चुनिटी को और कम कर दिया। बाद में मूवमेंट चलता है, इस उम्र को बढ़ाने के लिए बढ़ाया भी जाता है। ठीक है, लॉर्ड लिटन, इसलिए यही इंपॉर्टेंट है इनके समय में। लॉर्ड रिपन के समय में, आपको ये रियल नहीं है, इसको रिपील लिख लीजिएगा। रिपील रिपील ठीक है, इसको रिपील। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन इनके समय में लाया गया। आज जो आप पंचायत देखते हैं और म्यूनसिपालिटीज देखते हैं, उस वो म्यूनसिपालिटीज का जो नींव है ना, वो यहीं से इसी रेजोल्यूशन, लॉर्ड लिटन के समय में रेजोल्यूशन, रिपन के समय में रेजोल्यूशन लेकर आया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। रेजोल्यूशन लेकर आया गया लोकल सेल्फ सेल्फ गवर्नमेंट का। उसी वो गवर्नमेंट का जो तभी आज हमारे यहाँ पे ये है। तो इनकी शुरुआत मेनली माना जाता है लॉर्ड रिपन के रेजोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से ही मानी जाती है, पंचायत और म्यूनसिपालिटी की। हंटर कमीशन आया, हंटर कमीशन इन्हीं के समय में आया, जिसने हायर एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करने की बात कही। और कई सारी जो यूनिवर्सिटीज आज आप देख रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज इसी हंटर कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही बनी। ठीक है, इसी कमीशन के बेसिस पे ही बनी। ठीक है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इस पर डिटेल पे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, इसको मैं जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। लॉर्ड डफरिन, तो लॉर्ड डफरिन के समय में ही क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इस पर डिटेल में मैंने लेक्चर ले रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में होगा। ठीक है, तो डफरिन के समय में ही क्या हुआ, नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई। लॉर्ड कर्जन कर्जन के समय में क्या हुआ, तो पार्टीशन हुआ 1950। कब से कब तक रूल था, 1899 से 1905 के बीच में इनका रूल। हाँ, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो फिर आए 1905 से लेकर के 1910 के बीच में आए। इनके समय में क्या हुआ, तो इनके स्वदेशी मूवमेंट हुआ। इन्हीं के समय मुस्लिम लीग स्टैब्लिश हुई आगा खां के द्वारा। इसके द्वारा, आगा खां के द्वारा 1906 में। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, ठीक है, 1910 से 1960। ठीक है, ये याद रखिएगा। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो स्वदेशी मूवमेंट किसके समय में, तो लॉर्ड मिंटो के समय में। इन्हीं के समय में 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आया। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और दिल्ली को कैपिटल, जो कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली जो बनाया शिफ्ट किया गया, वो कब शिफ्ट किया गया,
लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड आपके चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है, चेम्सफोर्ड के समय में 1916 से 1921 इनके समय में रॉयल एक्ट पास हुआ। ठीक है, 1919 जलियांवाला मास्केर जो हुआ वो इन्हीं के समय में ही हुआ, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी इन्हीं के समय में ही लॉन्च, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट भी इन्हीं के समय में लॉन्च हुआ। किसके? चेम्सफोर्ड के समय में 1960 से 1921 में। लॉर्ड रीडिंग 1921-1926 के बीच में, इनके समय में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। कब हुआ? फेब 5 1922 में। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन बहुत इंपॉर्टेंट नेम, इन्हीं के समय में साइमन कमीशन विजिट किया था 1928 में। हम इस पे डिटेल में पढ़ चुके हैं। इन्हीं के समय में ही साइमन कमीशन ने तो विजिट किया ही किया था। आपको आप देखोगे तो जो गांधी इरविन पैक्ट है वो इन्हीं के समय में ही आया था। ठीक है, ये चीजें हैं। इनके बाद के कुछ लोगों को क्या ऐड नहीं किया है, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी। रीडिंग है, इरविन है, विलिंगटन है, इसके बाद लिंथगो है, और वेवेल है, माउंटबेटन है। ये 3-4 रह गए हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि उन 3-4 में इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। ठीक है, तो उनको मत देखिए। ये जितने मैंने बताए इनको देख लीजिएगा। ठीक है, अभी मैंने इनको, हमको लग रहा है मैंने उनको ऐड नहीं किया है। ठीक है, चलिए फिर इनको देखिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं, बाय, जय हिंद।